गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बीए जनरल वालों का एक पेपर है जिसको तुम लोग बेगला बोलते हो, BEGLA 137 लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर। ये हमारे पेपर का नाम है। ये एग्ज़ाम जो है आपका जून में होने वाला है, एज यू ऑल नो। तो इसमें इसका बेसिकली हम पैटर्न समझेंगे और इंग्लिश का पेपर है। ये जो पेपर है ना, ये बेसिकली जो है ग्रामर से भरा हुआ है, ठीक है। तो ग्रामर का मतलब ये है कि आप पॉइंट टू पॉइंट आपको मार्क्स मिलेंगे इसमें। मतलब ग्रामर तो कटते नहीं है ना नंबर, आपने सही किया तो मिलेंगे, नहीं किया तो मार्क्स कट जाएंगे। तो ग्रामर वाला पेपर एक ऐसा पेपर होता है जिसमें आप जितने चाहे मार्क्स ले लो, ठीक है, बट उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के साथ साथ आपको पेपर का पैटर्न पता होना चाहिए, क्या चीज़ें रिपीट होती हैं, किस तरह के जो ग्रामेटिकल एरर होते हैं उनको कैसे ठीक करना है, और कैसे जो 100 में से ना मैक्सिमम मार्क्स चुराने, ये हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको। जून 2023 का पेपर है। इसके अलावा मैं एक और पेपर इसमें डिस्कस करूँगी सो दैट क्लैरिफिकेशन अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। ओके, 3 घंटे आपको मिलने वाले, सारे क्वेश्चंस आपको करने। चलिए, अब जैसे हम आगे पढ़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक और शेयर भी कर देना, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन आएगा वो आपका ये अनसीन जो पैसेज है, अनसीन पैसेज वाला जिसको बोलते हैं, इसमें से आपको ये पूरा पढ़ना है, ठीक है। पढ़ने के बाद इसमें से जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसके आपको आंसर देने हैं। 10 नंबर का ये क्वेश्चन है। इसको अब तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कितने अच्छे से इस पैराग्राफ को समझ पाते हो और कितने अच्छे से इसके जो आंसर्स हैं वो आप दे पाते हो, ठीक है। तो जब भी ये अनसीन पैसेज जब करते हो आप, ये पैसेज जब इस तरह का क्वेश्चन आता है, वैसे तो ये आएगा ही, तो इसको ना 3-4 बार पढ़ना। 3-4 बार पढ़ोगे तो हर बार तुम्हें एक नया ही मीनिंग निकल के आएगा, नया मीनिंग समझ में आएगा। तो और जो आपको कुछ अलग सा दिखता रहे ना, उनको आप अंडरलाइन करते रहना, ठीक है। जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे ना तो आपको लगे कि हाँ क्वेश्चंस में ये भी वर्ड आया हुआ है, ये भी वर्ड आया हुआ है, तो वहीं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इसको अंडरलाइन करते रहना। तो उससे ये होता है कि जब आप एग्ज़ाम में ये आंसर्स क्वेश्चन जब देखोगे ना, इनका आंसर छाटोगे तो आपको सीधा ध्यान वहीं पर जाएगा। गोट इट। तो ये पहला क्वेश्चन आएगा आपका, जिसमें से आपको पैसेज दिया जाएगा, उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको आंसर देने हैं, ठीक है। ये आप खुद करेंगे, इसकी प्रैक्टिस आपको खुद करनी पड़ेगी। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं ग्रामर वाली, वो आती है सबसे पहले ये वाला प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है? देखो, एक होता है सफिक्स, ठीक है, एक होता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स सफिक्स होते हैं जो वर्ड के लास्ट में लगाए जाते हैं, बाद में लगाए जाते हैं और उनका मीनिंग बदल जाता है। प्रीफिक्स होता है जो वर्ड के पहले लगाए जाते हैं, ठीक है। और प्रीफिक्स लगाने के बाद जब आप प्रीफिक्स लगाओगे तो उसका अपोजिट बनाना होगा आपको। मतलब प्रीफिक्स अगर आपने लगा दिया किसी वर्ड के आगे तो वो बन गया उसका उल्टा। उल्टा मतलब निकालना है आपने, ठीक है। हर चीज़ को उल्टा कर देना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कंफर्टेबल लिखा हुआ है, ठीक है, हमें लगाना है प्रीफिक्स, सफिक्स नहीं लगाने, प्रीफिक्स लगाना है। तो प्रीफिक्स में अगर आप UN लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? अनकंफर्टेबल बन गया ना, अपोजिट। ऐसे ही हम प्रीफिक्स लगा रहे हैं, नेसेसरी के आगे UN लगा देना, अननेसेसरी हो गया, अनलाइक हो गया, डिसलाइक भी बोल सकते हैं आप, डिसलाइक भी लगा सकते हैं। वैलिड का क्या लगाएंगे? वैलिड का देखो डिसवैलिड तो होता नहीं है, इसका भी अनवैलिड हो जाएगा। रिगार्ड, रिगार्ड के लिए अनरिगार्ड नहीं होता है, डिसरिगार्ड होता है। गॉट इट। तो इस तरह से आपको प्रीफिक्स लगाने। हो सकता है आपसे क्वेश्चन में सफिक्स भी पूछ लिया जाए, तो सफिक्स जो होते हैं वो वर्ड के लास्ट में लगाए जाते हैं, और जो प्रीफिक्स होता है वो आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा ना, प्रीफिक्स, प्री मीन्स पहले, तो वर्ड के जो पहले लग जाएगा वो प्रीफिक्स, और वो प्रीफिक्स लगने के बाद वो जो वर्ड दिया हुआ है उसका जो मीनिंग होगा वो अपोजिट बन जाएगा। ये होते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो इस तरह के आपको क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर का ये क्वेश्चन होने वाला है। आफ्टर दैट आपसे पूछे जाएंगे कंजंक्शंस, हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। 5 नंबर के ये आपके होने वाले हैं कंजंक्शन, हाँ 5 नंबर के हैं, ठीक है। इनको कर लेते हैं। कंपेयर द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग अप्रोप्रिएट कंजंक्शन। 5 नंबर के हैं, इसको खोना मत, अच्छे से करके आना है इसको। तो देखो, कंजंक्शन क्या होते हैं? कंजंक्शन वो वर्ड्स होते हैं दैट कनेक्ट अदर वर्ड्स, और फ्रेजेस हो गए, ठीक है, फ्रेजेस हो गए,
क्लाउज, ठीक है, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ते हैं। कहने का मतलब ये कि कंजंक्शंस आर वर्ड्स दैट कनेक्ट अदर वर्ड्स, ठीक है। फ्रेजेस हो गए, क्लॉज हो गए, इन चीज़ों को कनेक्ट करते हैं विद इन अ सेंटेंस और बिटवीन अ सेंटेंस। जैसे ये दिया हुआ ना बिटवीन, हमें बिटवीन में ही तो करना ना, तो बिटवीन में हमें कंजंक्शन लगाना है और इस सेंटेंस को कनेक्ट कर देना है। सीधा सीधा इसका मतलब ये था, कंजंक्शन का यही रोल होता है, ठीक है। बहुत सारे होते हैं, अलग अलग तरह के कंजंक्शंस होते हैं, जैसे और, नॉट और बट, सो, येट, इफ़, वाइल, व्हेन, अनलेस। अब आप पढ़ोगे तो आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। ईदर और, नीदर नॉर, मतलब एक तो कोरिलेटिव कंजंक्शन हो गया, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हो जाते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो जाते हैं। तो ये आप प्लीज़ पढ़ के जाना, ठीक है। चलिए हम ये सॉल्व कर लेते हैं। देखो, ही रन अवे डैश ही वॉज टेरिफाइड, कि वो भाग गया, ही वॉज टेरिफाइड, वो डरा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा एज, ही रन अवे एज ही वॉज टेरिफाइड, कि वो भाग गया क्योंकि वो डर गया था। सेकेंड है ही वॉज इल, ही डिड नॉट कम टू स्कूल, कि वो बीमार था। देखो अगर आप इसको एक बार हिंदी में ट्रांसलेट करके सोचोगे ना, तो अपने आप तुम्हारे लिए कंजंक्शन बन जाएगा कि वो बीमार था, ही डिड नॉट कम टू स्कूल, तो वो स्कूल नहीं आया। सो ठीक है, आप यहाँ पर देयरफॉर भी लगा सकते हो, ठीक है। इसीलिए, इसका मतलब होता है इसीलिए कि वो बीमार था, इसीलिए वो स्कूल नहीं आया। थर्ड है ही वॉज शॉर्ट ऑफ मनी, ही बोरोड द रिक्वायर्ड अमाउंट फ्रॉम ए फ्रेंड, कि उसके पास जो पैसा था वो ख़त्म हो गया था, इसलिए उसने अपने फ्रेंड से पैसा रिक्वायर किया, ठीक है, मतलब लिया उसने। तो यहाँ पर आप देयरफॉर लगा सकते हैं, देयरफॉर, या फिर सो भी लगा, सो दैट। गॉट इट। ही वर्क 7 days a week to make both ends meet, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जुपिटर इज़ बिगर, ये तो आपको पता ही होगा, देन मार्स, कि जुपिटर जो है वो मार्स से बड़ा है। तो देन आ गया, तो एक कंपैरिजन के लिए देन लगाते हैं हम। यहाँ पर THAN वाला लगाना, EN वाला नहीं लगा देना। गॉट इट। चलिए ये हमारे कंजंक्शन हो गए, और यस फोर्थ क्वेश्चन कर लेते हैं। डिफाइन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी डिवाइस। लिटरेरी डिवाइस क्या होती है पता होनी चाहिए, इस पर भी पूछा जाता है। अब यहाँ पर तुम देखो, ये 4-5 इन्होंने चीज़ें पूछी हैं, 4 हैं, 4 वर्ड्स हैं, ठीक है, 10 नंबर दे दिए इन्होंने इसके लिए। इसमें आपने करना है कि डिफाइन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी डिवाइसेस, ठीक है, विद सूटेबल एग्जाम्पल्स इन अबाउट 100 वर्ड्स। चलिए इसको कर लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि लिटरेरी डिवाइसेस होती क्या है। लिटरेचर में जो लिटरेरी डिवाइसेस, वो टेक्निक्स होती हैं या फिर वो टेक्निकल मेथड्स होते हैं जिनका यूज़ करके जो राइटर होते हैं ना, राइटर हो गए या फिर जो ऑथर हो गए, वो अपनी राइटिंग का या जो उन्होंने लेख लिखे हैं उनका एक तरह से उनका प्रभाव बढ़ाने के लिए, ठीक है। मान लीजिए किसी राइटर ने कुछ लिख दिया, कोई नॉवल लिख दिया, अब उस नॉवल को और प्रभावशाली बनाने के लिए वो इन टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, लिटरेरी डिवाइसेस का। और इससे होता क्या है कि जिससे ना जो राइटिंग है या जो भी नॉवल है उसका एक तरह से मीनिंग, और मीनिंग के साथ साथ जो एक इमोशनल इफ़ेक्ट जो होता है ऑडियंस पर, वो ज़्यादा अच्छे से ऑडियंस पर पड़ता है। उस चीज़ को इस तरह से यूज़ करने के लिए, ताकि जो लेखक है वो अपने लेखन को बढ़ाना और उसमें एक विशिष्ट प्रभाव आप बोल सकते हैं उसको पैदा करने के लिए, जिससे कि जो राइटिंग का अर्थ और भावनात्मक जो इफ़ेक्ट होता है वो ऑडियंस पर ज़्यादा पड़े। अच्छा, इसमें वो लोग क्या क्या यूज़ करते हैं, उसमें वो अलंकार यूज़ करते हैं, स्ट्रक्चर्ड टेक्निक्स यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ अलग अलग और भी डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिनका वो जो राइटर्स हैं वो यूज़ करते हैं। और इसको यूज़ करने का सिर्फ इतना सा एक राइटर का एक लालच रहता है कि जिससे वो अपने काम को और अधिक मेमोरेबल बना सके, ठीक है, ताकि वो काम उनका
लंबे टाइम तक लोगों को याद रह सके। तो इसीलिए लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है। अच्छा, एक चीज़ और, इसमें जो जितने भी आपसे ये वर्ड्स पूछे जाएंगे ना, इनमें से आपको कोई 2 करने हैं और उसके साथ साथ आपको 100 वर्ड्स में ये तो सारा लिखना ही है विद सुटेबल एग्जाम्पल्स के साथ। तो पहला मैं यहाँ पर करने वाली हूँ अंडरस्टेटमेंट। तो जब लिटरेचर की हम बात करते हैं ना, लिटरेचर में अंडरस्टेटमेंट का क्या मतलब होता है? अंडरस्टेटमेंट जो होता है वो एक इट्स अ फिगर ऑफ स्पीच बोलेंगे हम, फिगर ऑफ स्पीच। ओके, जहाँ पर राइटर या फिर जो स्पीकर हो डेलिब्रेटली मेक्स एक सिचुएशन बनाता है या फिर कोई इवेंट बनाता है या फिर एक ऐसी एक इस तरह की एक फीलिंग पैदा कर देता है जो ऐसा लगता है कि वो कम इम्पोर्टेंट है, बट एक्चुअल में उस चीज़ की जितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है उसको वो इस तरह से पेश करता है कि उसकी जो इम्पोर्टेंस होती है वो लेस हो जाती है। ठीक है, अंडरस्टेटमेंट। थोड़ा सा फिर से बता देती हूँ। लिटरेचर, इन लिटरेचर आप लिखेंगे कि अंडरस्टेटमेंट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर अ राइटर और स्पीकर डेलिब्रेटली मेक्स अ सिचुएशन या फिर इवेंट हो गया, और डेलिब्रेटली मेक्स अ फीलिंग दैट सीम्स लेस इम्पोर्टेंट और इंटेंस दैट इट इज़ एक्चुअली इज़। ठीक है, और इसके जो अपोजिट होते हैं, ओवर स्टेटमेंट जिसको हम बोलते हैं, इट्स अ अपोजिट ऑफ हाइपरबोल भी बोलते हैं। ठीक है, दैट ऑल्सो कैन क्रिएट अ सेंस ऑफ आयरनी, सरकाज़म के लिए भी यूज़ करते हैं, दैट इज़ क्वाइट एम्फेसिस फील होता है। तो इस तरह से आपको ये अंडरस्टेटमेंट को यूज़ करना है। इसमें जो डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन इसमें लिख सकते हैं आपकी, अंडरस्टेटमेंट इज़ अ रेटोरिकल डिवाइस। ठीक है, वेयर एन ऑथर और स्पीकर यूजेस लैंग्वेज यूज़ करता है टू डाउन प्ले द सिग्निफिकेंस ऑफ समथिंग। ये हमारी डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, आप सुनते रहना और ध्यान से सुनना जो मैं बोल रही हूँ। अब इसके बारे में अगर आप एग्जाम्पल्स लिखेंगे, ठीक है, इसका मैं एग्जाम्पल लिख देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिख दिए, यहाँ पर 4 एग्जाम्पल्स लिखे हैं, तो एक एक करके हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट है, इट्स अ बिट चिली आउटसाइड, मतलब जो बाहर का वातावरण है बहुत ज़्यादा ठंडा है, बट जो टेम्परेचर है वो एक्चुअली फ्रीजिंग वाला है। ठीक है, एक्चुअली जो इसका जो जिसके बारे में बात करें, इस लाइन के बारे में बात कर रहे हैं कि जो एक्चुअल टेम्परेचर जो है ना वो फ्रीजिंग वाला है, बट जो लाइन जो सेंटेंस बोला जा रहा है उसमें ये बताया जा रहा है कि इट्स अ बिट चिली आउटसाइड। तो इसमें जब आप अंडरस्टेटमेंट को यूज़ करेंगे तो इसका मीनिंग जो है ना चेंज हो जाएगा, और जो अंडरस्टेटमेंट जो है वो दैट विल डाउन प्लेस द हार्शनेस ऑफ द कोल्ड। ठीक है, जो कोल्ड की, जो ठंड की जो हार्शनेस है ना उसको थोड़ा सा कम कर देता है। सेकंड है, आई एम लिटिल बिट बिजी राइट नाउ। देखो, जब हम किसी काम में फंसे होते हैं तो उस टाइम अगर मान लीजिए कोई हमसे मिलना चाहता है या कोई बात करना चाहता है तो हम सॉफ्टली उसको बोल देते हैं कि आई एम लिटिल बिट बिजी राइट नाउ, ताकि सामने वाले को बुरा भी ना लगे और हम अपनी बात जो है सॉफ्टली कह देते हैं। तो व्हेन समवन इज़ इन द मिडल ऑफ ए हेक्टिक और ओवरवेलमिंग सिचुएशन, ठीक है, तो ये जो लिटरेरी डिवाइस है अंडरस्टेटमेंट जो है ये सॉफ्ट कर देता है इम्पैक्ट ऑफ बीइंग वेरी बिजी, कि जो एक बहुत बिजी रहने का जो इम्पैक्ट होता है ना उसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर देता है, जिससे कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे और मैसेज भी पूरा कन्वे हो जाता है। थर्ड है, आई हैड अ स्मॉल हिकअप विद द प्रोजेक्ट, कि मतलब थोड़ा सा ये होता है ना कि व्हेन देयर वाज अ मेजर सेटबैक, कुछ भी हो जाता है ना, प्रोजेक्ट्स जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं तो वो लगता है ना कि जब कहीं कुछ नुकसान होने वाला है किसी प्रोजेक्ट के बारे में या कुछ भी हो रहा है, मतलब कोई भी काम है बड़ा, तो ये जो अंडरस्टेटमेंट है जब हम इसको यूज़ करते हैं तो दिस ऑल्सो मिनिमाइज द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम का असर थोड़ा सा कम कर देता है। फोर्थ है, द अर्थक्वेक वॉज अ लिटिल बिट इनकन्वीनियंट। इसका मतलब हुआ कि जो अर्थक्वेक है वो एक दैट अर्थक्वेक तो हमेशा ही डिस्ट्रक्टिव होते हैं, है ना, तो जो जब हम इसको लिटरेचर में यूज़ करते हैं अंडरस्टेटमेंट को, तो दैट ड्रास्टिकली रिड्यूस द सीरियसनेस ऑफ द इवेंट, उसको अंडरस्टेटमेंट के थ्रू यूज़ करके हम करते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आपको इसी तरह से एग्जांपल लेने हैं और उनको थोड़ा थोड़ा डिफ़ाइन करना है, आपका एक जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट हम बात करते हैं पैराडॉक्स की। पैराडॉक्स भी एक फिगर ऑफ स्पीच है,
ठीक है। इसका मतलब होता है कि एक जो लॉजिकली सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी जो स्टेटमेंट होती है ना, उसको बोलते हैं एक विरोधाभास, जिसको आप बोलते हैं ना विरोधाभास। गॉट इट? तो पैराडॉक्स इज अ स्टेटमेंट दैट सीमिंगली contradicts itself but can be true or also it also have a deeper meaning when examined closely। जब किसी चीज़ को हम closely examine करते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में जो स्वयं में एक ऐसा प्रतीत होती है या ऐसा फील होता है कि स्वयं में वो विरोधाभासी है, लेकिन जब हम उस चीज़ को बारीकी से जांच करते हैं, उसको जब एग्जामिन करते हैं, तो वो हमें सत्य प्रतीत होता है, ट्रू प्रतीत हो सकता है, या फिर उसका एक डीप मीनिंग भी हो सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हम किसी बात के बारे में, किसी चीज़ के बारे में ऑलरेडी कुछ उस चीज़ का एक मतलब बना के रखते हैं, लेकिन जब हम उसका डीपली उसको एग्जामिन करते हैं तो उसका मतलब कुछ और ही निकल के आता है। वो सच भी हो सकता है, वो झूठ भी हो सकता है। ठीक है, तो जो विरोधाभास है, जो पैराडॉक्स है, इसके मैं 5 मीनिंग लिख रही हूँ यहाँ पर। ओके, फिर उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। यस, ये यहाँ पर मैंने 5 एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं, इनको एक एक करके थोड़ा सा हम देखते हैं। सबसे पहला कि वॉर इज़ पीस, मतलब युद्ध ही शांति है। तो इसमें ऑलरेडी अपने आप में ही एक विरोधाभास नज़र आ रहा है। कैसे कि जो फ्रेज़ है, ये आप जो जॉर्ज ऑरवेल का जो 1984 का जो इसमें एक फ्रेज़ के रूप में इसको यूज़ किया गया था, और ये हाईलाइट करता है द डिसेप्टिव नेचर ऑफ प्रोपेगेंडा। मतलब जो युद्ध, इसको अगर हम हिंदी में इसके हिंदी करेंगे तो क्या होगा, युद्ध ही शांति है या युद्ध शांति है। तो ये एक तरह से ना भ्रामक प्रकृति जो होती है ना किसी भी प्रचार की, किसी भी वाक्य के प्रचार की, एक भ्रामकता को भी थोड़ा सा इसमें यहाँ पर उजागर करता है। ठीक है, विरोधाभास तो इसमें है ही ऑलरेडी। फिर लेस इज़ मोर, कि थोड़ा ही काफ़ी है। तो ये जो कहावतें होती है ना, इसमें ये बताती हैं कि सादगी और जो न्यूनतम, या फिर इसको आप ऐसे समझ लो कि जैसे दिस लाइन या लेस इज़ मोर, दैट सेइंग होती है ना कहावतें, सेइंग सजेस्ट दैट सिंप्लिसिटी और मिनिमलिज्म, कि न्यूनतम होता है ना कि कम से कम चीज़ें। आजकल जो एक ट्रेंड चल रहा है कि पहले घर में क्या होता था कि बहुत सारा फर्नीचर भर के रखते थे, हर चीज़ होती थी। अब लोग ना उसको मिनिमल की तरफ जा रहे हैं कि कम से कम फर्नीचर हो, कम से कम चीज़ें हो घर में, ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। मतलब मिनिमल की तरफ लोग शिफ्ट हो रहे हैं। तो दैट कैन बी मोर इफ़ेक्टिव और एक्सेसिव ऑर्नामेंटलिज्म, मतलब लेस ही मोर, कि कम ही जो है वो ज़्यादा है। कि अगर मान लीजिए ब्यूटी की बात करें, कोई मान लो बहुत ही ब्यूटीफुल कोई लड़की है, ठीक है, उसने बहुत कम मेकअप किया हुआ है, उसके बाद भी वो सुंदर लग रही है, तो यहाँ पर हम यही बोलें कि लेस इज़ मोर, कि कम मेकअप करके भी जो ब्यूटी है वो और अच्छी लगती है। ठीक है, तो लेस इज़ मोर को हम इस तरह से यूज़ कर लेंगे। द ओनली कॉन्स्टेंट इज़ चेंज, तो ये जो स्टेटमेंट है दैट इट ऑल्सो एट्रीब्यूटेड टू जो हेराक्लिटस है, वो एक्नॉलेज करता है कि चेंज इज़ अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, है ना, इवन दो इट मे सीम अनप्रडिक्टेबल, कि चेंज जो है, जो परिवर्तन है, परिवर्तन ही स्थिरता है। स्थिरता कैसे, जो हेराक्लिटस है ना, उन्होंने इस सेंटेंस को एक्सेप्ट किया था कि जो परिवर्तन है वो जीवन का एक मूलभूत पहलू है, भले ही वो हमें कांस्टेंट फील होता हो या फिर अप्रत्याशित लगता हो, कि असंभव लगता हो, तो भी। सेव मनी फॉर स्पेंडिंग इट, पैसे खर्च करके ही बचाएं। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो विरोधाभास है ना, ये उन कंडीशंस को शो करता है जहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे जो लोग इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, जो इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो उसमें ये होता है कि आप मनी स्पेंड कर रहे हो लेकिन लॉन्ग टर्म में उसके फ़ायदे मिलने वाले हैं। तो इस तरह से आप इसको यूज़ करेंगे। यहाँ पर ये पैराडॉक्स यूज़ होता है। लास्ट है आई मस्ट बी क्रूअल ओनली टू बी काइंड, कि मुझे काइंड होने के लिए भी क्रूर होना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है, तो जो शेक्सपियर की जो हेमलेट में जो हेमलेट वाले जो उनका जो प्ले है, उसमें ये बताया कि ये यहाँ पर भी जो विरोधाभास है, पैराडॉक्स एक सेंस आता है उस चीज़ का, कि ज़्यादा अच्छा बनने के लिए भी कई बार इंसान को काफ़ी कठोर काम या फिर कभी कभी क्रूअल होना पड़ता है। तो ये कुछ पैराडॉक्सेस हैं यहाँ पर, लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ करके आपको इस तरह से सेंटेंस बनाने पड़ेंगे, इस तरह से आपको एग्जांपल देने हैं और 100 वर्ड्स तक आपको ये सारे बनाने हैं।
ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आएगा इस तरह का, शॉर्ट नोट लिखने हैं आपको। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग विद सूटेबल एग्जाम्पल्स इन अबाउट 100 वर्ड्स। ये जो वर्ड्स दिए गए ना, इनके आपको मीनिंग लिखने हैं, मीनिंग के साथ साथ उस पर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। एलगरी हो गया, हाइपरबोल हो गया। हाइपरबोल तो जैसे मैंने अभी बताया था अंडरस्टेटमेंट वाला, ओवर स्टेटमेंट हो जाएगा इसका। ओके, यूफेमिज्म हो जाएगा, ओनोमेटोफोबिया हो जाएगा। तो ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनको आपने विद एग्जांपल्स 100 वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए पहले वाला देख लेते हैं, एलेगरी। मैंने इसके मीनिंग्स और इसके कुछ एग्जांपल्स लिख दिए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि एलेगरी होता क्या है। लिटरेचर में ना एलेगरी होता है एक स्टोरी, ठीक है, जहाँ पर कैरेक्टर्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, सेटिंग्स होती हैं। ठीक है, स्टोरी में लिख देते हैं, स्टोरी, कैरेक्टर, इवेंट्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं, सेटिंग्स होती हैं, जो रिप्रेजेंट करता है उस स्टोरी का एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उन चीज़ों को, टिपिकली विद अ मोरल और पॉलिटिकल मैसेज के साथ। ठीक है, इन शॉर्ट, in literature, allegory is a story where characters, events, and settings represents abstract ideas or concepts, typically with a moral or political message. यहाँ तक हो गया। Also, it's a narrative that operates on 2 levels. मतलब किसी भी कहानी के जो नैरेटिव होते हैं उसके 2 लेवल्स की बात करता है। एक तो सरफेस स्टोरी का जो सरफेस होता है उसकी बात करता है, और दूसरा उसका डीपर सिम्बॉलिक जो उसका एक दूसरा रूप है उसकी बात करते हैं। तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो उसमें जो एलेगरी है वो कंट्रीब्यूट करता है टू द ओवरऑल मैसेज, जैसे मेकिंग द एंटायर स्टोरी अ सिंबल ऑफ समथिंग एल्स। ठीक है, तो इसमें आप ये बोल सकते हो कि जो रूपक होते हैं, एलेगरी जो रूपक होते हैं, हर मैसेज में योगदान तो देता है, जिससे जो पूरी कहानी होती है ना वो किसी और चीज़ का प्रतीक बन जाती है। इसको हम एलेगरी बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप जॉर्ज ऑरवेल का जो एनिमल फॉर्म था उसकी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो पशु हैं, जो एनिमल्स हैं, वो अलग अलग राजनीतिक गुटों का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जैसे कि इसमें पिग है, नेपोलियन है, जोसेफ स्टालिन का प्रतीक है। और ये जितने भी शासन हैं ये अधिनायकवाद शासन के बारे में संदेश देते हैं। तो एनिमल फॉर्म ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड एक हमारा एग्जाम्पल बन जाएगा। दूसरा है द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, जॉन बनियान का जो है। ठीक है, जॉन बनियान द्वारा जो एक पिलग्रिम्स प्रोग्रेस जो इन्होंने अपना बनाया था, लिखा था, तो उसमें क्या था कि यहाँ पर जितने भी परीक्षण होते हैं, रिसर्च होती हैं, और उसके साथ साथ परीक्षण के साथ साथ जितना भी आप बोल सकते हैं कि ट्रायल्स और ट्रिब्यूलेंस जितने भी होते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है द क्रिश्चियंस लाइफ्स जर्नी टू हेवन। इसमें यहाँ पर ये बताया गया। फिर फेबल्स में स्टोरीज होती हैं विद एनिमल कैरेक्टर्स हो गए, एंड मोरल लेसन्स लाइक जो टोर्टोइज और द हेयर था ना, चूहा और खरगोश की जो कहानी है, वहाँ पर होता है कि कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट क्वालिटीज़ और एक नया लेसन, प्रिजर्वेंस के लिए एक नए लेसन की सीख देता है। तो वहाँ पर हम ये जो फेबल्स को यूज़ करते हैं। तो इन शॉर्ट, एलेगरी इज़ अ स्टोरी टेलिंग टेक्निक होती है दैट अलाउ ऑथर्स टू एक्सप्लोर कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ और मैसेज। किस लिए? बाय क्रिएटिंग ए सिम्बॉलिक नैरेटिव वेयर एवरी एलिमेंट जितने भी होते वो कैरी करता है उस स्टोरी का या उस सिम्बॉलिक नैरेटिव का एक डीप मीनिंग। ठीक है, तो ये हमारा एलेगरी हो जाएगा। इसके साथ साथ हाइपरबोल जो होता है, ये जो ओवर स्टेटमेंट जो हमने अभी अंडर स्टेटमेंट पढ़ा था ना, ये उसी का ओवर स्टेटमेंट है, तो इसको तो कराने की ज़रूरत नहीं है, ये आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे यूफेमिज्म। ठीक है, ये क्या होता है? तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। यूफेमिज्म्स क्या होता है? तो ये लिटरेचर में यूफेमिज्म्स और इन जनरल इसमें इसको आप बताएंगे कि डेफिनेशन बता रही हूँ मैं। दीज आर द वर्ड्स और फ्रेजेस दैट सब्स्टिट्यूट, किस चीज़ का सब्स्टिट्यूट करेंगे? हार्श वर्ड्स, हार्श। ठीक है, हार्श हो गया, या कोई ब्लंट हो गया, ब्लंट वर्ड्स हो गए, या फिर कोई भी ऑफेंसिव टर्म्स। ठीक है, उसको ये चेंज कर देता है विद माइल्डर और मोर एग्रीबल अल्टरनेटिव के साथ।
इसका ही काम है। और दे ऑल्सो यूज़ टू सॉफ्टन द इम्पैक्ट ऑफ अनप्लीजेंट टॉपिक्स हो गए उनको, लाइक डेथ हो गया, डिजीज़, सेक्सुअलिटी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जहाँ पर ये किसी भी हार्श वर्ड को या हार्श सेंटेंस को या किसी भी एक ऐसा सेंटेंस जहाँ पर वो सेंटेंस का जो मीनिंग है वो हार्श या ब्लंट निकल के आ रहा था, उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड और सॉफ्ट बना देता है, ठीक है। जैसे डेथ के लिए हम पास्ट अवे लिख देंगे, ठीक है, तो डेथ एकदम से कितना थोड़ा सा हार्श लगता है, तो उसको पास्ट अवे के रूप में लिखेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ जैसे सेक्सुअलिटी होता है, इट्स काइंड ऑफ हार्श बट मेकिंग लव, ठीक है। बॉडीली फंक्शंस के लिए लिखेंगे, जैसे लेबोरेटरी हो गया या फिर रेस्ट रूम हो गया इंस्टेड ऑफ टॉयलेट हो गया, है ना, वहाँ पर हम बॉडीली फंक्शंस कर देंगे। वायलेंस और हार्म के लिए क्या अगर हम यूज़ करें इसको, तो जैसे कोलेटरल डैमेज होता है ना फॉर सिविलियन कैजुअलिटीज़ के लिए, तो उसको वायलेंस और हार्म कर देंगे। अनप्लीजेंट सिचुएशंस में किस तरह से यूज़ करते हैं, लाइक जैसे किसी स्टूडेंट के लिए लिख देते हैं ना कि ही इज़ नॉट ब्राइटेस्ट और ही इज़ नॉट स्मार्ट, तो ये जो अनप्लीजेंट सिचुएशन होती है वहाँ पर हम यूज़ करेंगे इसको। दूसरा कर्स वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे कि फ्रिक हो गया या फज हो गया, या फिर इसको इंस्टेड ऑफ मैं यहाँ पर लिखूँगी नहीं लेकिन आप समझ जाना, गोश इंस्टेड ऑफ गोड हम लिख सकते हैं। जैसे ओ गोश लिखते हैं हम, तो उसको हम इंस्टेड ऑफ गोड भी कर सकते हैं। तो ये जो कर्स वर्ड होते हैं जहाँ पर किसी को कर्स किया जाता है, तो वहाँ पर उसको सोफिस्टिकेटेडली आप माइल्डली किस तरह से उसको चेंज कर सकते हैं, तो वो वर्ड्स यहाँ पर लिखने हैं आपको, ठीक है। तो हाइपरबोल हो गया हमारा, यूफेमिज्म हो गया, ये 3 हमने कर लिए हैं, ये आप खुद करके देख लेना। सारे मैं करूँगी तो फिर तुम प्रैक्टिस कब करोगे डोंट माइंड, बट इसको आप खुद ट्राई करके देखना, इसके मीनिंग्स ढूंढना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है करेक्ट द सेंटेंस। यहाँ पर वर्ब की फॉर्म आपको वर्ब की फॉर्म नहीं, ये जो सेंटेंस दिया हुआ ना, ये जितने भी सेंटेंस हैं ये रॉन्ग सेंटेंस होंगे, आपको इनको करेक्ट करना है, ठीक है। जैसे मी एंड माई फ्रेंड्स वेंट टू द पार्क टू प्ले सॉकर। अब इसमें जो चीज़ जो इनकरेक्ट है वो आपको ढूंढनी है और इसको दोबारा से करेक्ट करके अपने आंसर शीट पर लिखना है, ठीक है। यस, तो यहाँ पर जो फर्स्ट सेंटेंस है मी एंड माई फ्रेंड्स वेंट टू द पार्क टू प्ले सॉकर, तो इसमें आपको करना क्या है, ये जो सेंटेंस है इसको करेक्ट कैसे करेंगे कि माई फ्रेंड्स, ठीक है, एंड आई, इसको हटा देंगे, माई फ्रेंड्स एंड आई वेंट टू पार्क टू प्ले सॉकर, ठीक है। देन शी डोंट लाइक पिज़्ज़ा बट शी लाइक्स पास्ता। तो एक ही सेंटेंस में ना आप 2 बार वर्ब की फॉर्म नहीं लगा सकते, ठीक है। तो शी डोंट लाइक पिज़्ज़ा, ओके, तो इसको हम करेक्ट कैसे करेंगे कि शी डोंट लाइक पिज़्ज़ा बट पास्ता, दैट्स इट, इसको हटा देंगे हम, ठीक है। शी डोंट लाइक, ये ज़्यादा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। शी डोंट लाइक पिज़्ज़ा बट पास्ता, कि वो पिज़्ज़ा पसंद नहीं करती बट पास्ता उसको अच्छा लगता है। नेक्स्ट है द बुक विच वॉज रिटन बाय J.K. रोलिंग इज़ माई फेवरेट। अब यहाँ पे ना आप एक चीज़ देखो कि जो राइटर हैं J.K. रोलिंग, ऑलरेडी यहाँ पर राइटर को यहाँ पर रख दिया गया है, तो यहाँ पर आपको विच वॉज रिटन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा सीधा बता सकते हैं कि द बुक रिटन बाय J.K. रोलिंग इज़ माई फेवरेट, इसे हटा देना। आई वेंट to the store to buy some apples and oranges but they was all sold out, were यहाँ plural आया हुआ है, ठीक है, apples oranges they were all sold out। नेक्स्ट है आपका me and my friends is going to the mall today, are me and my friends are going to the mall today, ठीक है। ये हमारा हो गया एक क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रिपोजिशन, माय फेवरेट वन। प्रिपोजिशन तो हमेशा आता है और प्रिपोजिशन एक ऐसा चैप्टर नहीं एक ऐसा पार्ट है ग्रामर का कि आप इसमें पूरे के पूरे 10 के 10 नंबर ले सकते हो, है ना। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं कि यहाँ पर प्रिपोजिशन करनी है। प्रिपोजिशन क्या होती है, पोजीशन से पहले, पोजीशन से पहले लगाना प्रिपोजिशन, प्री, ठीक है। द कैट इज़ हाइडिंग द काउच, सो यहाँ पर आएगा अंडर।
द कैट इज़ हाइडिंग, भाई किसी चीज़ के नीचे छुपते हैं ना, अंडर द काउच, कि जो कैट है वो काउच के नीचे छुपी हुई है, अंडर द काउच। द बर्ड इज सिटिंग ऑन द ब्रांच, ब्रांच के ऊपर बैठती है बर्ड। ही गोज़ टू बेड एट, टाइम के लिए हमेशा एट ही लगाते हैं हम, एट 10 PM एवरी डे, ठीक है। द प्लेयर्स प्रैक्टिस रनिंग ऑन द ट्रेडमिल, जो जब जिम जाते हो आप, जिम में जो ट्रेडमिल्स होती है वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं ना, तो यहाँ पर ऑन आ जाएगा। द प्लेयर्स प्रैक्टिस ऑन द ट्रेडमिल, एट नहीं आएगा, ऑन द ट्रेडमिल। यस, नेक्स्ट देख लेते हैं। ही इज़ गोइंग टू मार्केट बाय फुट, पैरों से जा रहा है ना, पैदल चल के, तो बाय फुट, कि वो मार्केट पैदल जा रहा है। रोहन इज़ रीडिंग अ बुक, यस, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हो कि ऑन द बीच होता है, एट द बीच होता है, तो क्या आएगा। तो यहाँ पर आप सीधे सीधे लिखेंगे कि रोहन इज़ रीडिंग ए बुक एट द बीच, ठीक है। मोस्ट चिल्ड्रन आर स्टडिंग लाइब्रेरी दीज डेज, इन द, लाइब्रेरी में ही पढ़ते हैं ना, मोस्टली चिल्ड्रंस आर स्टडिंग इन द लाइब्रेरी दीज डेज। आई एम गोइंग टू सी अ मूविंग विद माई फ्रेंड्स। द कप वॉज केप्ट विद द प्लेट, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। द फ्लावर्स वर अरेंज्ड ब्यूटिफुली इन द वास, कि जो वास है ना उसमें जो फ्लावर्स लगे हुए हैं जिनको अरेंज किया गया है वो काफ़ी ब्यूटीफुली उनको अरेंज किया गया है। तो ये हो गई हमारे प्रीपोजिशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। मेक द सेंटेंस और फ्रेजल वर्ड्स, ठीक है। फ्रेजल वर्ड्स भी आते हैं और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट मीन्स कि अच्छे खासे नंबर ले लो, या 10 नंबर का क्वेश्चन है और अगर फ्रेजल वर्ड्स में अगर आप ठीक ठीक लिख के आ जाते हो तो 10 नंबर आपके कहीं नहीं गए, ठीक है। इनको देखते हैं। तो पहले तो फ्रेजल वर्ब्स का मीनिंग समझ लेते हैं, होते क्या हैं। फ्रेजल वर्ब्स होते हैं जो मल्टी वर्ड्स वर्ब होते हैं, जो मेन वर्ब को कंबाइन करते हैं प्रीपोजिशन के साथ और एडवर्ब के साथ, ठीक है, और उसके साथ कंबाइन करके एक नया मीनिंग क्रिएट कर देते हैं फ्रॉम द डिफरेंट इंडिविजुअल वर्ड्स। जैसे ब्रेक डाउन है, ब्रेक डाउन को अगर हम इसको फ्रेजल वर्ड का अगर हम मीनिंग इसको निकालें और किस तरह से ये सेंटेंस जो है एकदम से चेंज हो जाएगा। ब्रेक डाउन का मतलब होता है टू स्टॉप वर्किंग, है ना, टू स्टॉप वर्किंग। तो ब्रेक डाउन जो है मोस्टली गाड़ियों के लिए मोस्टली यूज़ होता है। तो माई कार ब्रोकन डाउन ऑन द वे टू वर्क, इस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। चलो मैं सबके लिख देती हूँ एक साथ। यस, ये मैंने सबके मीनिंग्स लिख दिए हैं, हम एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं गेट अलोंग को। तो गेट अलोंग जो है ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू हैव अ फ्रेंडली रिलेशनशिप विद समवन और समथिंग। और ये इसका एक और भी मतलब होता है कि टू मैनेज और सर्वाइव स्पेशली इन डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस में, ठीक है। गेट अलोंग एक तरह से साथ देना जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। जैसे यू कांट गेट अलोंग विदाउट वाटर, और जैसे लिविंग ए प्लेस के लिए अगर यूज़ करोगे तो इट्स लेट, वी शुड नॉट बी गेटिंग अलोंग। तो इस तरह से आप इसके वर्ड्स बना सकते हो। फिर है वेयर ऑफ। वेयर ऑफ का मतलब होता है कि टू ग्रेजुअली लॉस इट्स इफ़ेक्ट, या फिर किसी भी चीज़ के बारे में उसकी सीरियसनेस या फिर इंटेंसिटी को कम कर देना, ठीक है। वो जो फीलिंग होती है, सेंसेशन होती है, उस चीज़ को लॉस कर देना, उसका इफ़ेक्ट जो है वो ख़त्म कर देना। जैसे मेडिकेशन होता है, दवाइयाँ होती है ना, और जो कई बार नए एक्सपीरियंसेस होते हैं इनका, जैसे कि मान लो द पेन मेडिकेशन बिगिन टू वेयर ऑफ, मतलब जो पेन मेडिकेशन थी उसका जो असर है वो ख़त्म हो गया है, ठीक है। देन टेक ऑफ। टेक ऑफ का मतलब है टू मूव क्विकली, जल्दी से कहीं से हट जाना, कहीं से मूव हो जाना। टू लीव द ग्राउंड एंड फ्लाई लाइक एन एरोप्लेन, टू मूव क्विकली एंड लीव, किसी भी जगह को जल्दी से छोड़ देना। टू रिमूव समथिंग और समथिंग टू बिकम सक्सेसफुल और पॉपुलर, ठीक है। तो उसके लिए टेक ऑफ हम यूज़ करेंगे। देन कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का क्या मतलब था? टू मीट समवन बाय चांस, जब हम अचानक से किसी से मिल लेते हैं या किसी सिचुएशन में पड़ जाते हैं तो कम अक्रॉस, या फिर हम कहीं जा रहे होते हैं, ठीक है, और अचानक से हम किसी अपने पुराने दोस्त से मिल लेते हैं, बाय चांस मिल लेते हैं, है ना। टू फाइंड और मीट समवन और समथिंग बाय चांस,
तो वहाँ पर ये यूज़ करते हैं हम, जो फ्रेजल वर्ब्स होते हैं वो कम अक्रॉस का यूज़ करते हैं। वैसे तो इन सब के डिफरेंट मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं, मैं यहाँ पर आपको फॉर एग्जांपल थोड़े थोड़े बता रही हूँ आपको, सो दैट आप एग्ज़ाम में लिख सको, ठीक है। अच्छा, जो कम अक्रॉस है ये दिस ऑल्सो डिस्क्राइब्स द इम्प्रेशन, ठीक है, इम्प्रेशन समवन और समथिंग जो मेक्स ऑन अदर्स और टू एक्सप्रेस एन आइडिया और इमोशनल जो क्लियरली होता है ना, इमोशंस को क्लियरली बता देना, उनके लिए कम अक्रॉस आ जाएगा। ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन का क्या मतलब होता है? ब्रेक डाउन तो मोस्टली जो गाड़ियाँ होती हैं कार वगैरह के लिए या बसेस के लिए होता है ना, कि कई बार ब्रेक फेल हो जाते हैं या स्टॉप वर्किंग हो जाती है गाड़ियाँ, तो उसके लिए यूज़ होता है। ब्रेक डाउन मतलब टू स्टॉप वर्किंग, तो माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे टू वर्क, जब मैं अपने काम पर जा रहा था तो मेरी जो गाड़ी थी वो ख़राब हो गई थी। तो ये कुछ इसी तरह के जो फ्रेजल वर्ब्स है इनको आपको यूज़ करना है, सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है। अब जितने भी ये है ना, इनके कम से कम दो आप एग्जाम्पल लिख के आना, तभी आपको अच्छे खासे नंबर मिलेंगे। तो हमारा ये भी क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फिगर ऑफ स्पीच। ऑलराइट, फिगर ऑफ स्पीच ढूंढने हैं हमें। फिगर ऑफ स्पीच देखना है हमें इन द फॉलोइंग सेंटेंस इन अबाउट 100 वर्ड्स। ओके, जब भी क्वेश्चंस जब करने बैठोगे ना, पहले ध्यान से पढ़ लेना कि क्या पूछा जा रहा है। फिगर ऑफ स्पीच पूछेंगे यहाँ पर, वो हमें बताना है। चलो करते हैं इसको भी ट्राई। चलो मैंने इनके सामने लिख दिए हैं ऑलरेडी, तो इनको देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। सबसे पहला हम लास्ट वन लेंगे, इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। ये ना कोई फिगर ऑफ स्पीच तो हम इसको नहीं बोलेंगे, बट ये कोई ट्रेडिशनल फिगर ऑफ स्पीच नहीं है, लाइक जो सिमिल हो गया या फिर मेटाफोर हो गया, है ना। तो ये एक इडियम ही समझ लो। वाइल इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि इट इज़ प्राइमरी एन इडियम, मीनिंग इट हैज़ नॉन लिटरल मीनिंग्स। इसका कोई इतना कोई मीनिंग नहीं है, नॉन लिटरल मीनिंग हम मानेंगे इसको। सेकंड है हमारा यस, आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर द कंट्री। इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है वो है एंटीथेसिस, एंटी जो थेसिस है, इसको आप जब हम यूज़ करते हैं तो इसका एक मतलब होता है कि जो रेट्रोलिकल डिवाइस जो यूज़ हुई है, दैट यूजेस पैरेलल स्ट्रक्चर टू कंट्रास्ट और कंपेयर टू आइडियाज़, ठीक है। और इस केस में क्या है कि जो ये सेंटेंस लिखा हुआ है, इस केस में ये है कि दैट कंट्रास्ट द फोकस ऑन व्हाट द कंट्री कैन डू फॉर द इंडिविजुअल एनी पर्सन विद द फोकस ऑन व्हाट इज़ द एनी इंडिविजुअल कैन डू फॉर देयर कंट्री। और अनदर नेम फॉर दिस फिगर स्पीच इज़ एंटीथेमेबल, और इसको आप ये भी बोल सकते हैं विच रेफर टू द रिपीटिशन ऑफ अ फ्रेज विद द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स रिवर्स्ड, ठीक है। सेकेंड थर्ड हमारा, ही हैज़ अ हार्ट लाइक स्टोन। ये जो फिगर ऑफ स्पीच है, अ वर्ड ऑफ फ्रेज यूज्ड इन अ नॉन लिटरल वे, ठीक है, टू क्रिएट अ स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन राइटिंग और स्पीच के बारे में यूज हुआ। तो ये एक रेट्रोलिकल डिवाइस है, तो जो डेविएट्स फ्रॉम द स्टैंडर्ड यूसेज ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, एवोक्स इमोशन, ठीक है। एंड लेकिन यहाँ पर जो ये चीज़ हुई है ना, जो इसमें जो असिमिल जो यूज़ हुआ है, इसके बारे में हम बात करेंगे। जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुई है यहाँ पर, ये जो ही हैज़ अ हार्ट लाइक स्टोन जो यहाँ पर ये यूज़ किया गया, इसको सिमिल है। सिमिल जो है ना, ये एक फिगर ऑफ स्पीच है दैट यूजेस लाइक, जो सिमिल में ना जो फ्रेजेस यूज़ होते हैं वो लाइक, एज, ठीक है, इस तरह की चीज़ें होती हैं जो दो चीज़ों को, दो अनलाइक चीज़ों को कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पर क्या कंपेयर किया है कि जैसे मान लो हार्ट है, हार्ट क्या होता है, हार्ट इज़ एसोसिएटेड विद फीलिंग्स और इमोशंस, बट जो स्टोन है वो उसको क्या किस तरह से जो एक सिम्बोलाइज किया गया है, विच इज़ हार्ड, कोल्ड और अनफीलिंग। तो जो कंपैरिजन है ना, वो हाईलाइट करता है लैक ऑफ कंपनसेशन और एम्पथी। इसके साथ साथ इट ऑल्सो इम्प्लाइंग दैट द पर्सन इज़ कोल्ड और इनसेंसिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए जो पत्थर जैसा दिल जो यहाँ पर बोला गया ना, उसको इस तरह से आप इसको चीज़ को समझेंगे, और आपको 100 वर्ड्स में इसको लिखना भी है। शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर। इसमें एलिट्रेशन जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है, इसका मतलब होता है रिपीटेशन, ठीक है। अ वर्ड और फ्रेज यूज्ड इन अ नॉन लिटरल वे टू क्रिएट अ स्पेसिफिक इफेक्ट इन राइटिंग और स्पीच। अच्छा, इसका जो मतलब होता है कि मतलब नहीं बोलेंगे, मतलब
कि जो एलिट्रेशन जो यूज़ हुआ है यहाँ पर, इसमें बोलेंगे कि जो एलिट्रेशन है इट रेफर्स टू रिपीटिंग कॉन्सोनेंट साउंड्स राइट नेक्स्ट टू ईच अदर। यहाँ पर सब कुछ सेम सेम सा आपको साउंड होगा जब आप बोल के देखोगे ना, और ये चीज़ें क्रिएट करती हैं मेमोरेबल और मेलोडिक इफ़ेक्ट, जैसे सी शेल्स बाय द सी शोर। तो इसको आप थोड़ा सा मेलोडिकल जो मेलोडी इसमें थोड़ी सी साउंड इफ़ेक्ट आता है। लास्ट है हमारा हर आइज़ वर स्टार्स शाइनिंग इन द नाइट, कि रात में जो उसकी आंखें हैं वो स्टार की तरह चमकती हैं। तो मेटाफोर विरोधाभास यहाँ पे आ गया। तो जो फिगर ऑफ स्पीच है, जो मेटाफोर हर आइज़ वर स्टार्ट शाइनिंग इन द नाइट इज़ ए मेटाफोर। ठीक है, तो ये हो गए हमारे फिगर ऑफ स्पीच हमने कर ली है। अब थोड़ा सा और देखते हैं लास्ट में क्या बचता है हमारा। एक तो सफिक्स बच गए हमारे, और दूसरा है फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंस एज डायरेक्टेड। ठीक है जी, देखो हमने अभी ऊपर हमने किया था प्रीफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स हम करके आए हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ गया 5 नंबर का सफिक्स। प्रीफिक्स होता है जो वर्ड्स के यहाँ पे लगते हैं पहले, सफिक्स होते हैं जो बाद में लगेंगे और जो वर्ड का मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। तो देख लेते हैं फिर कैसे लगाने। यस, चलिए आपका टाइम बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिए हैं सफिक्स सारे। तो हमें सफिक्स लगाने हैं। सफिक्स हमेशा वर्ड्स के बाद में लगाए जाते हैं, प्रीफिक्स पहले लगते हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हैं। तो होप जो है, होप के लिए आप होपफुल भी लगा सकते हैं और होपलेस, दोनों आपको यूज़ कर सकते हैं। केयर, केयर के बाद में अगर हम सफिक्स लगाएं तो केयरफुल भी होता है, केयरलेस भी। ठीक है, ग्रीन के बाद RY ग्रीनरी, ग्रीनरी के साथ सफिक्स लगा के हम इसका वर्ड बना सकते हैं। इसको डेंजर, डेंजरस हो जाएगा। मिल्क के साथ आप मिल्की भी यूज़ करेंगे और ER लगा के मिल्कियर भी बन जाएगा। टू क्रिएट मिल्की, ER टू क्रिएट मिल्कियर, और ING भी लगाएंगे तो क्रिएट मिल्किंग हो जाएगा। ठीक है, ING भी लगा देंगे तो जो वर्ड मिल्क है ये कम्बिनेशन है विद वेरियस सफिक्सेस टू क्रिएट न्यू वर्ड्स। हम यही करते हैं ना, तो ये हमारा सफिक्स हो जाएगा। अब ध्यान रखना इन चीज़ों का, थोड़ा सा इसको पढ़ के जाना, 5 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं। लास्ट हमारा पार्ट बच गया यहाँ पर, यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंस एज डायरेक्टेड। इनको हमें सेंटेंस में, इनको इन वर्ड से हमें सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है, 10 नंबर हैं तो ध्यान से करेंगे। चलिए, ये सारे मैंने इनके आगे लिख दिए हैं। कंज्यूम जो है एडजेक्टिव है, इसको हम इसको किस तरह से आप यूज़ करेंगे। जो न्यू लाइट्स है दैट कंज्यूम्स लेस इलेक्ट्रिसिटी, तो जितनी भी नए जो लाइट्स आ रही हैं, ट्यूब लाइट्स हो गई या कुछ भी हो गया, वो कम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं, तो हम एडजेक्टिव यूज़ करते हुए इसका इस तरह से हमारा सेंटेंस बन जाएगा। डांस, डांस के लिए आप करेंगे कि ही नेवर लर्न हाउ टू डांस। एडजेक्टिव है ना, कि यहाँ पर डांस जो है उसको स्पेसिफाई कर दिया कि मतलब कि वो कभी डांस सीख ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। डिफेंड को कैसे यूज़ करेंगे, शी डिफेंड हर फ्रेंड्स बिहेवियर। हार्वेस्ट हो गया, हार्वेस्ट जो वर्ब है उसको इट्स टाइम टू हार्वेस्ट द वीट, कि कहने का मतलब ये कि यही टाइम है जब हम जो वीट है, गेहूँ को, वो उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो हार्वेस्ट जो वर्ब, या ये फर्स्ट वर्ब है, सेकंड है, थर्ड है, किस तरह से यूज़ करनी है ये आपको, इट्स अप टू यू, मतलब आपको आनी चाहिए। क्रश जो एडजेक्टिव है, शी हैड ए क्रश ऑन यू, यू नो, मतलब वो तुम्हें पसंद करती है, तुम्हें पता है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आपको, ये पूरा जो क्वेश्चन पेपर है आपका कंप्लीट हो गया है। बेसिकली ये पूरा ग्रामर का पेपर है। ठीक है, ग्रामर में अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे तो आपका जो एग्रीगेट है, जो टोटल मार्क्स है, वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। बहुत अच्छा पेपर हो सकता है आपका अगर थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो। ठीक है, तो यही था हमारा आज का पेपर। इसके साथ साथ मैं एक आपको थोड़ा सा एक सेकंड पेपर दिखा देती हूँ। ये है आपका दिसंबर 2022 का पेपर। अब आप पैटर्न देखो किस तरह से रिपीट होता है पैटर्न, सेम वही सारी चीज़ें। पहला जो है वो जो पैसेज है उसमें से आपको आंसर्स देने हैं, वही जैसे हमारे पहले वाले पेपर में था। यहाँ पर भी प्रीपोजिशंस आ गई हैं 10 नंबर की, ये आपको करनी है। इसके बाद जो है ये नोट्स लिखने हैं, हमने पहले वाले पेपर में भी नोट्स बनाए थे। ठीक है, What do you understand by the style in literature? Elaborate the its salient features. इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। और बेसिकली ये वाला क्वेश्चन है ना, इस तरह के कम ही आते हैं। बाकी जो अभी तक जो हमने पहला पेपर किया है वो सारे उसी तरह के चलेंगे। फिर ये कि सेंटेंस यूजिंग, ये जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं ना, इनको यूज़ करके आपको सेंटेंस बनाना है। ये हम पहले पेपर में कर चुके हैं। रेटोरिक क्या होता है, व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स, गिव सुटेबल एग्जांपल्स। फिर इसके बाद करेक्ट वर्ब्स आ जाएंगी, ये करने हैं आपने। यहाँ पर भी लिटरली डिवाइसेस का पूछ लिया गया है आपसे। ठीक है, उसके बाद करेक्ट वर्ब जो सेंटेंस है उनको करेक्ट करना है, वही सेम चीज़ आ रही है यहाँ पर भी।
तो ये पेपर का ये भी कंप्लीट हो गया। तो बेसिकली हम देख सकते हैं कि जो हमने 2 पेपर यहाँ पर करे हैं वो सेम ही है और इसी तरह का आपका पेपर आएगा, तो टेंशन नहीं लेना, अच्छे से तैयारी करके जाना, ठीक है। कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में हम बात करेंगे। बाय बाय।